नमस्कार। फ्री ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला चैप्टर लेकर के आया हूं कर्क लगन वालों के लिए। इससे पूर्व मैं 3 लगन निकाल चुका हूं, मेष, वृषभ और मिथुन। आइए जानते हैं कि इस लगन में कौन कौन लगन के शत्रु हैं और कौन कौन मित्र हैं। देखिए, लगन तो आपको दिख ही रहा है, 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि। ये लगन है, पहला भाव लगन बोलते हैं। इनके ऑनर, कर्क के ऑनर चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा के जितने भी कारक तत्व होते हैं, कर्क राशि के जितने भी कारक तत्व होते हैं, ऐसे जातक जो इस लग्न में जन्म लेते हैं उनमें उन्हीं कारक तत्वों का समावेश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कर्क राशि का चिन्ह क्या है, केकड़ा, और केकड़े का स्वभाव कैसा है। अगर वो अपने पंजों में किसी को जकड़ ले, चाहे पंजे गंवाने पड़ जाएं, लेकिन वो उस चीज को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से चंद्र लगन के लोगों में अगर कोई भाव आ जाए, भावनात्मक चीजें आ जाएं, सोच आ जाए, तो ये लोग उस चीज को जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। इसलिए कई बार ये अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं, बहुत सोचने की स्थिति में आ जाते हैं। भावुक लोग होते हैं, अपनी पत्नी से, पुत्र से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, अतीत की बातों को भूलते नहीं हैं। तो चंद्रमा के जितने भी कारक तत्व होते हैं वो सब इस लग्न में जन्मे लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जल राशि है, इसलिए चंद्रमा के लगन में पैदा होने वाले लोगों को कफ की समस्या भी ज़्यादा रहती है। क्योंकि आज तो हम इस लगन के मित्र कौन हैं, शत्रु कौन हैं, सम कौन है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में जब भी वीडियो बनाऊंगा तो एक एक राशि पे हर ग्रह को इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। 4 नंबर कर्क राशि। कर्क राशि के ऑनर कौन हो गए? चंद्रमा हो गए। चंद्रमा लगन के मालिक हैं, तो इसका मतलब चंद्रमा यहाँ सबसे ज़्यादा योग कारक होंगे। तो इस लग्न में जन्मे जातकों पर चंद्रमा का प्रभाव, कर्क राशि का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। वो भावुक होंगे, जल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनको कफ की समस्या हो सकती है, वो बहुत गोरे चिट्टे हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, अतीत को जल्दी से भूलते नहीं हैं, भाव में ज़्यादा काम करते हैं, एकाग्र में रहना, एकांत में रहने का कोशिश ज़्यादा करते हैं, हो सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा सबसे ज़्यादा योग कारक हैं। अब चंद्रमा ने सूर्य को क्या दे दिया? धन का भाव दे दिया, संचय का, बैंक का दे दिया, मुख का, वाणी का, कुटुंब का दे दिया। तो ये भाव बहुत अच्छा भाव है, लेकिन चूंकि चंद्रमा की जो तत्व है वो जल तत्व है और आप सूर्य का अग्नि तत्व है, तो दोनों में थोड़ी विषमता है, अंतर आ जाता है, शत्रुता आने लग जाती हैं। तो एक अच्छा भाव का मालिक होने के बावजूद भी उनके तत्वों में डिफरेंस आ गया है। तो मैं यहाँ पर सूर्य को सम मानता हूँ, तो सूर्य यहाँ पर इस कुंडली में सम का काम करेंगे। चंद्रमा ने बुध को एक तृतीय भाव और एक द्वादश भाव दे दिया है। दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर तृतीय भाव का मतलब मेहनत का भाव होता है, ताकत का भाव होता है, युद्ध का भाव होता है, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का भाव होता है। बुध को यहाँ दे दिया है तृतीय भाव, जो कि हमेशा लगन का थोड़ा सा एंटी ही होता है, और द्वादश भाव तो खर्चे का भाव होता है, अस्पताल का भाव होता है। तो दोनों ही भाव अच्छे नहीं है, तो बुध यहाँ मारक श्रेणी में आते हैं। चंद्रमा ने शुक्र को एक बहुत अच्छा भाव दिया, वो है चतुर्थ भाव, साथ में एक एकादश भाव, लाभ भाव भी दे दिया। चूंकि ये बहुत केंद्र का स्थान है, शुभ स्थान है, अच्छा भाव है, साथ में एकादश को मैं उपचय भाव मानता हूं, तो एक अच्छा भाव और एक उपचय भाव, तो शुक्र भी यहाँ सम का काम करेंगे। मतलब शुक्र यहाँ अच्छा काम करेंगे, बस उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। मैं हर एक राशि के लिए प्लेसमेंट की बात करता हूँ कि जब कोई राशि की चर्चा करते हैं तो उनके जो ऑनर हैं उनका प्लेसमेंट किधर है, क्योंकि कई बार जो योग कारक होते हैं वो मारक भी बन सकते हैं, और कोई बार मारक होते हैं वो योग कारक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज उनकी प्लेसमेंट के आधार पर होती है।
अब चंद्रमा ने मंगल को पंचमेश बना दिया, साथ में दशमेश बना दिया। पंचम भाव पेट का, बुद्धि का, संतान का, लव अफेयर का, अनसर्टेन गेन्स का, बहुत सारी चीजें, विद्या का, विवेक का ये भाव होता है। बहुत अच्छा भाव है, त्रिकोण भाव है। साथ में दशम स्थान सफलता का, कर्म का, हमारे जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, जितनी भी हमारे जीवन में अचीवमेंट होते हैं, ग्रोथ बढ़ती हुई, वो सब दशम स्थान से होती है। तो कहीं ना कहीं मंगल को बहुत अच्छे घर मिले हैं। उस पूरी कुंडली के अंदर मंगल बहुत अच्छा काम करेंगे, डिपेंड्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ मंगल। तो मंगल भी यहाँ योग कारक हो गए हैं। उसके बाद कर्क ने, चंद्रमा ने गुरु जी को, मतलब धनु राशि को षष्ठम स्थान का मालिक बना दिया, साथ में नवम स्थान भाग्य का मालिक बना दिया। रोग, ऋण, चिंता, रिपू, लिटिगेशंस, हाउस ऑफ कंपटीशन है, साथ में धर्माज है, पिता है, आपके उच्च शिक्षाएं हैं, जितने भी दान पुण्य हमारी चीज़ें आती हैं वो सब इसमें धर्म से रिलेटेड, धर्मा से रिलेटेड आ गया। तो बहुत अच्छा भाव है। साथ में गुरु की मूल त्रिकोण राशि षष्टम में है, तो यहाँ षष्टम का दोष गुरु जी को नहीं लगेगा। तो गुरु यहाँ अति योग कारक हो गए हैं, तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट अच्छी होने चाहिए। अब शनि के अति शत्रु लगन के मालिक चंद्रमा होते हैं, जो कि यहाँ पर सप्तमेश शनि बने हैं, अष्टमेश भी शनि बने गए हैं। अष्टमेश तो पूरी कुंडली का सबसे वर्स्ट पार्ट होता ही होता है। साथ में सप्तमेश भी हैं, और भावत भावन सिद्धांत के अनुसार अष्टमेश से द्वादश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वो भी लगन का शत्रु, ये अति मारक है। तो शनि यहाँ मारक का काम करेंगे। तो मारक के कौन कौन ग्रह आ गए दोस्तों? मारक में बुध आ गए, शनि आ गए, और योग कारक में चंद्रमा, मंगल, गुरु आ गए, सम शुक्र हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि मैं अभी सिर्फ लग्नों की चर्चा कर रहा हूं, और लग्न के हिसाब से मैंने अगर गुरु बोल दिया अच्छा है और आपने गुरु का ही रत्न धारण कर लिया, गलत हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया चंद्रमा बहुत अच्छा है और आपने मोती पहन लिया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं, रंग पहनना चाहते हैं, तो फर्स्टली वी हैव टू सी कि आपके जो भी इस लग्न में है ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। सपोज कीजिए चंद्रमा कहाँ आ गए, चंद्रमा अष्टम, ये चंद्रमा पंचमेश हो गए, और पंचमेश होकर के नीच के हो गए, अच्छा काम नहीं करेंगे, संतान के लिए अच्छा नहीं होगा, लव अफेयर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, लॉटरी के लिए अच्छा नहीं होगा, अनसर्टेन गेन्स के लिए अच्छा नहीं होगा, विवेक के लिए अच्छा नहीं होगा, और बाद में उनकी सप्तम दृष्टि लाभ पे पड़ जाएगी, उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ मोती नहीं पहन पाएंगे। मान लीजिए गुरु यहाँ, गुरु दशम में आ गए, गुरु यहाँ आ गए, तो गुरु नीच के हो जाएंगे। गुरु अच्छा कैसे काम करेंगे? इधर भाग्य को खराब कर देंगे, साथ में जो लिटिगेशन की समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी, और उसकी जो दृष्टि पड़ेगी गुरु की 1 2 3 4 5 लाभ को खराब कर देंगे, 6 7 लगन को खराब करेंगे, 8 और 9 और हमारे मेहनत वाले भाव को भी खराब कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब भी हम लगन की चर्चा कर रहे हैं, इस लगन में कौन कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन कौन से मारक हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएंगी तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। हम हमेशा बोलते हैं त्रिक स्थान, त्रिक स्थान यानी 1 2 और 3 ये त्रिक भाव हैं, लेकिन त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिक स्थान पे बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो ये ऐसा फल दे देंगे तो आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए पहला भाव और 5वां और 9वां ये त्रिकोण का मालिक, ये त्रिकोण भाव हैं, शुभ भाव होते हैं, और इनके मालिक गलत प्लेसमेंट में 6 8 12 में बैठ जाएं, मान लीजिए नीच के हो जाएं, और इनकी ये शत्रु क्षेत्र में आ जाएं, कुछ भी हो जाए ऐसा, तो ये भाव भी खराब फल दे सकते हैं। तो कभी भी आप लगन पर जब हम चर्चा करते हैं उसके हिसाब से रंग मत पहनिए। जैसे मैंने भी बोला कि योग कारक चंद्र है, तो चंद्र का रंग पहन सकते हैं सफेद, मंगल का लाल, गुरु का पीला। तो रत्न भी क्या हो गए? मोती हो गया, मूंगा हो गया, साथ में पुखराज हो गया। लेकिन ये रत्न कब पहनोगे? जब इनकी ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी होगी। पता लगा आपने गुरु का रत्न यहाँ, गुरु यहाँ आ गए, गुरु का पुखराज पहन लिया, तो शादी ब्याह, पत्नी से अनबन, भाग्य खराब हो गया, पंचम दृष्टि लाभ खराब हो गया, सप्तम से शरीर खराब हो गया, इधर मेहनत खराब हो रही है, और आपने पुखराज पहन लिया, गलत काम हो जाएगा। ऐसे काम नहीं करने हैं पर को। तो हमको जब भी कुंडली देखना है, समझना है, सीखना है, तो पहले हम लग्न पर चर्चा कर रहे हैं, बाद में इनके ग्रहों की प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे, और मैं वो सारे योग बताऊंगा
कौन कौन से महायोग हैं, कौन कौन से विपरीत राजयोग हैं, शकट योग क्या है, सुल्फा योग क्या है, अल्फा योग क्या है, जितने भी योग हैं कम से कम 40 से 50 तो योग मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से योग बनते हैं। तो उनको समझे बिगर कोई भी रत्न और कोई भी रंग धारण न करें। तो ये कर्क राशि के बारे में आज हमने चर्चा करी है। आशा करता हूं कर्क राशि वालों के लिए आपको ये समझ में आ गया कि आपके लिए कौन से अच्छे ग्रह हैं और कौन से शत्रु ग्रह हैं। तो अगले चैप्टर की तैयारी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।